जय लाइट अच्छा हो सनातन गया। भारत के जय सनातन भारत के स्ट्रीम लाइव पर आप सभी का स्वागत है। हम एक समसामयिक जो विचार खासकर भारत को चुनौती के रूप में जो उभर रहे हैं, जो विचार प्रवाह चल रहे हैं, उनके बारे में हमारे चैनल के द्वारा एक श्रृंखला शुरू की गई है। उसमें पहले दिन हम लोगों ने कल्चरल मार्क्सिज्म पर बात की थी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सनातन शब्द से इतनी घृणा या नफरत क्यों प्रदर्शित की जा रही है। तो दो तीन इस तरह के प्रश्न उभर के आते हैं कि ये सनातन, हिंदुत्व, भारत, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इनमें क्या कुछ साम्य है, या जिनको जो इनके विरोध में बातें करते हैं वो कौन लोग हैं। तो पहले इसको समझना पड़ेगा। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही है सनातन भारत, जय सनातन भारत, तो भारत और सनातन और भारत माता की जय, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे कि सॉल ओलेंस्की, जो कि एक बहुत बड़े वामपंथी विचारक हैं, और उन्होंने टेक्निक बताई है कि जो अपना विपक्ष है उसको समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक टेक्निक है कि टारगेट को हमेशा छोटा करना चाहिए और पर्सनलाइज अटैक करना चाहिए। तो अगर कोई बात करता है कि हम भारत को समाप्त करेंगे, तो ये बात ज्यादा लोगों को इस पे आपत्ति हो सकती है। इसलिए वो, भारत तो एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त संस्था है, तो भारत के विषय को जो लोग आगे लेके जा रहे हैं उनको टारगेट करना है। तो आज टारगेट किया जाएगा कि आइडेंटिटी सब्सक्राइब करती है आरएसएस, भाजपा, मोदी। फिर उसमें से और छोटा टारगेट बनाया जाएगा कि ब्राह्मण का विरोध किया जाएगा, ब्राह्मणवाद कहा जाएगा, मनुवाद कहा जाएगा। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे शेष वर्ग ये समझे कि ये हमारा विरोध नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का विरोध, या ये मोदी का विरोध। जबकि उनकी मंशा ये है कि आपके तरफ से जो भी अभी प्लेयर प्रेजेंट में खेल रहा है, हमको उसको टिकने नहीं देना। जैसे जो लोग अटल जी को या आडवाणी जी को उनके हर कार्य में बाधा पहुंचाए, एक वोट से अटल जी की सरकार गिराए या आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक के उनको जेल में भेजा, उन पे झूठे हवाला आरोप लगवाए, वो सारे लोग आज आडवाणी अटल की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। केवल विरोध किसका करेंगे? मोदी जी का। कल मोदी जी जब पद में नहीं रहेंगे तो मोदी जी की भी बड़ाई करेंगे। ये टेक्निक है कि प्रेजेंट में जो आदमी मौजूद है उसका विरोध किया जाए, क्योंकि पूर्व में जो लोग रहे हैं उनका, अब चूंकि वो खेल से बाहर है, तो उनकी प्रशंसा करके उनकी ऐसा कि हम जरा उदार हैं, या ब्राह्मणों का विरोध सिर्फ करना, तो शेष वर्ग को लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत उदारता पूर्वक बात कर रहे हैं। तो ये टेक्निक है। ये ऐसे ही अभी सनातन शब्द का विरोध करके इस तरह की बात की जा रही, क्योंकि सनातन शब्द का विरोध ईसाई चर्चों के इशारे पर दक्षिण भारत में पेरियार ने शुरू किया था।
उस काम को बढ़ाया था। क्योंकि कहा जाता है कि यदि आपको किसी को कन्वर्ट करना है तो पहले उसे कंफ्यूज करिए। अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप कंफ्यूज कर दीजिए। तो ये कंफ्यूज करने के लिए भी तरह तरह के उपाय, तरह तरह के प्रक्रम, तरह तरह के योजनाएं चलाई जाती हैं। उनमें किसी को बौद्ध बनाना, किसी को रामपाल, किसी को कुछ भी, मतलब किसी भी तरह से हिंदुत्व की जो मूल धारा है उससे थोड़ा दूर ले जाना, उसको डेविएट करना। तो चूंकि ये काम दक्षिण भारत में बहुत पहले से चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अब आमतौर से देखने में आता है कि भाई जब चुनावों का समय आता है तो ये सारे लोग मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। इवन जगन मोहन रेड्डी के पूरे परिवार और क्या कहते हैं स्टालिन की पत्नी तो तमिलनाडु के सारे मंदिरों का भ्रमण करे थे। तो जब ये गोपनीय तरीके से सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए काम कर ही रहे हैं तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो उसमें जो मुख्य बात नजर आ रही है वो ये है कि अब इनके बीच में भी एक कंपटीशन क्रिएट हो गया कि जो जिहादी गुट है या जो चर्च का हार्डकोर ग्रुप है उसका समर्थन कौन लेगा। कांग्रेस लेगी, केजरीवाल लेगा, ममता बनर्जी लेगी, कम्युनिस्ट पार्टी लेगी, डीएमके लेगी, जहां जिनका जैसे ताकत है तो वो वहां पर स्थानीय स्तर पर भी तो इनके अंदर कंपटीशन है। मतलब इंडी अलायंस का जो INDI सब वो है एक दूसरे से वो भी तो लड़ रहा है। जहां भी उसको मौका वो अपना स्पेस भी तो बढ़ाना चाह रहा है। क्योंकि इसलिए वो जो उनके अंदरूनी लड़ाई है उसमें अपने आप को ज्यादा मजबूती से दिखाने के लिए इस तरह के तीखे बयान दिए जा रहे हैं। इसका एक बहुत क्लासिक उदाहरण है कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के चुनावों के पहले ओसामा को ओसामा जी कहा था। कई लोगों को लगा ये स्लिप ऑफ टंग है या उन्होंने मीडिया ने इसको गलत अर्थ में इसको बढ़ाया है, सब ऐसा। लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से सोचे समझे तरीके से दिया गया बयान था। और उस समय असम के चुनाव में जो बदरुद्दीन अजमल का UDF था उससे ज्यादा वोट इनको मिला था, कांग्रेस को। मतलब कि लोकल बदरुद्दीन अजमल की जो मुस्लिम वोटों का एक इकट्ठा अपनी तरफ मोबिलाइजेशन सोच रही थी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, तो उसको वोट नहीं मिला बल्कि ज्यादा वोट कांग्रेस को गया मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि ये बयान दिग्विजय सिंह ने दिया था। तो कांग्रेस पार्टी में सुविधा है कि वो किसी से कोई हार्ड बात कहलवाएंगे, किसी से कोई सॉफ्ट बात कहलवाएंगे, किसी से कुछ कहलवाएंगे, तो ये सुविधा उनके यहाँ उपलब्ध है। इसलिए इन बयानों को जो जिहादी और हार्डकोर चर्च का वोट लेने के अट्रैक्शन के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि हम ज्यादा इसके लिए हार्डकोर हैं, तो उनके बीच अपना जो कंपटीशन है उसमें वो पार्टी की स्थिति मजबूत होती है। क्योंकि उनको ये ध्यान में है कि भाई हिंदुओं के बीच में जो जातीय समीकरण है उनको हम साध लेंगे, या
हिंदुओं को उस समय कुछ चोचलेबाजी कर देंगे, मंदिर घूम आएंगे, कुछ चंदन वगैरह लगा लेंगे, तो हिंदू दिग्भ्रमित हो जाएगा। लेकिन यदि अल्पसंख्यक और का जो हर राज्य में कहीं 25, कहीं 30, कहीं 20 ऐसे जो रेशियो है ईसाई मुस्लिम का, वो अगर हमको इकट्ठा मिल गया तो हम विपक्ष के एक बड़े दावेदार के रूप में उभरेंगे। तो वो जो कंसोलिडेटेड या एकमुश्त वोट है, उसको लेने के लिए इस तरह की, जिसे आप उटपटांग बयानबाजी कहते हैं, वो की जाती है। वो और बहुत सोच समझ के की जाती है, क्योंकि भारत में न्यायपालिका भी उन्हीं के एक तंत्र के रूप में काम करती है। तो वो कैसे करती है? तो पता चला कि वो कहेगी कि जो एससी का रिजर्वेशन है उसको समीक्षा होनी चाहिए। अब ये बयान क्यों देना? इसलिए बयान देना जिससे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उस बयान का हवाला लेकर भाजपा को आरक्षण विरोध करने वाली या आरएसएस को आरक्षण समाप्त करने वाली ऐसी बातें कही जा सके। जैसे आपने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर में जो लोग अपने हिंदू धर्म पर अटल रहे, उन जनजाति समाज को आज तक एसटी नहीं बनाया गया, और जो लोग चर्च के कहने पर ईसाई बन गए, सारे लोगों को एसटी बना दिया गया। और उन जो कम संख्या में है एसटी बाहर से आए हुए, आज उनके पास सारी जमीनें हैं, क्योंकि उनमें सूची 5-6 लागू। तो ऐसा इस तरह से लाभ पहुंचाने के लिए बातें की जाती हैं, और उन एसटी कैटेगरी को, माइती लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए कोर्ट ने बयान दिया और तमाम आग लगा दी है। उनको आज तक रिजर्वेशन मिला भी नहीं, जो कि उसके हकदार है, उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये जो पूरा इकोसिस्टम रहता है, वो एक दूसरे के सपोर्ट में काम करता है। और कोर्ट में भी जैसे ही ये बात जाएगी कि भाई आपने हिंदुत्व को समाप्त करने की बात कही, सनातन को समाप्त करने की बात कही, ये हेट स्पीच में है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो विचारों की अभिव्यक्ति की श्रेणी में आए। इसका सील जो है, इसका प्रमाणीकरण कोर्ट कर दे। तो इस तरह से जैसा कि कहा जाता है कि भारत में अगर हम माने कि सत्ता के 4 प्रतिष्ठान हैं, अर्थात मीडिया चौथा स्तंभ हुआ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, कानून बनाने वाली संसद, विधानसभा। तो मीडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे फिल्म हो, सारे में वामपंथियों का अधिकार है। और वही लोग नियम कानून का लाभ लेकर अपना एनजीओ बनाते हैं, फिर मानव अधिकार आरटीआई की धाराएं लगाते हैं। तो एक बड़ा वर्ग जो है केवल ब्लैकमेलिंग करके पल रहा है, और वो सब के सब उन्हीं के स्लीपर सेल, वही अर्बन नक्सल के लिए काम करेंगे, वही हर तरह के कन्वर्जन के लिए काम करेंगे, वो सब एक दूसरे से मिले। न्यायपालिका में उनका वर्चस्व, किस तरह के नियम कानून है, किस तरह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनके लोग बैठाए जाते हैं, किस तरह से पीआईएल लगती है, उसमें किस तरह से डिसीजन होता है, वो सारा तंत्र वामपंथियों के कब्जे में। किस तरह से लव जिहाद को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह से लिव इन रिलेशन और एलजीबीटीक्यू ऐसे सबको प्रमोट किया जाता है, किस तरह से हिंदू परिवार की लड़की अगर भग गई है और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो उसको भी पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे निर्णय लिए जाते। तो वो भी एक पूरा तंत्र। फिर जो सरकारी कर्मचारी ये सब है, कार्यपालिका, इस पर भी वामपंथियों का पूरा कब्जा, उन्हीं के बनाए हुए नियम कानून सब, उनको कोई छेड़ नहीं पा रहा। अभी कुछ वर्षों से जो
व्यवस्थापिका है अर्थात विधानसभा और लोकसभा, उसमें थोड़ा सा बहुमत राष्ट्रवादियों का, हिंदुत्ववादियों का, सनातनवादियों का, भारतवादियों का, इनका दिखाई पड़ा है। तो अब उसमें एक बड़ा युद्ध जो है 2024 का सज रहा है, तो उसके बारे में अभी से सारी तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरह से उस जंग को, किस तरह से उस निर्णायक युद्ध को ऐसा डेविएट किया जाए कि हम तो सिर्फ ब्राह्मणवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो अन्य वर्ग जो है निश्चिंत रहे। उन जो छोटी छोटी स्मॉल आइडेंटिटी है उनको उभारना कि आरएसएस, बीजेपी, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद ये तो बिल्कुल महिलाओं के विरुद्ध में है, एससी एसटी के विरुद्ध में है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है, ऐसा करके इनकी जो सारी एजेंसी हैं वो कैसे काम करती हैं स्थानीय स्तर पर, तो देखने में आएगा कि पता चला कि जो वामपंथी मीडिया है वो हिंदुओं के जो परंपरागत व्यवसाय है उनके प्रति उनके युवाओं में घृणा पैदा करेगा। जो नाई का बेटा है वो नाई का काम नहीं करेगा, उसको ये समझाया जाएगा कि तुम्हारा जो सामाजिक अपमान है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपना परंपरागत व्यवसाय करते हो। फिर वो व्यवसाय किसके पास चला जाएगा, तो वो व्यवसाय जिहादियों के पास चला जाएगा। फिर उसके बहाने वो ब्यूटी पार्लर और ये सब आएंगे और फिर वो महिलाओं को लव जिहाद का भक्ष बनाएंगे। ऐसा करके पूरा तंत्र स्थानीय स्तर से में रोजगार छीनना, फिर रोजगार उनको मिल जाना, अर्थात कि वो तीनों, चाहे इस्लामिस्ट हो, चाहे चर्च हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, ये तीनों मिलजुल के एक दूसरे के लिए मौके बनाते हैं। एक मौका बनाएगा तो दूसरा गोल मारेगा, दूसरा मौका बनाएगा तो तीसरा गोल मारेगा। और ये सारे लोग जो जितनी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाकर अपना मनमाना काम करवाते हैं। जो सोशल सीएसआर का फंड रहता है, जो कि सामाजिक उपयोगिता के लिए काम करने का पूंजीपतियों का एक फंड रहता है, वो पूरा फंड वामपंथी तंत्र के लोग उठाते हैं। नहीं तो वो मजदूरों के अत्याचार के नाम पर ऐसा करके उनके ऊपर दबाव बना के वहां हड़ताल करवाएंगे। इस तरह से एक पूरा कम्युनिस्टों का तंत्र पल रहा है। किस तरह से वो जैसे अपने आप को शो करेंगे कि हम अन्याय के, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर पूरा अन्याय भ्रष्टाचार का तंत्र उन्हीं के द्वारा चलाया जाए। उन्हीं के लोग घूस लेंगे, उन्हीं के लोग उसको पेपर में छापेंगे। ऐसा करके पूरा एक उन्होंने पूरी तरह से समाज को जकड़ा हुआ, और उसमें लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम दंगे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अगर हमारे विरुद्ध रहोगे तो कुचल दिए जाओगे, डर का माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं, हमारे साइड आ जाओ। और इस तरह से उन्होंने अपना एक तंत्र बनाया हुआ है जिसमें ज्यादातर लोग केवल ईर्ष्या करने के, द्वेष करने के काम में आते हैं। बाकी सारे लोग जो है उसके जो मुफ्त में खाने वाले लाभार्थी हैं वो कुछ नहीं करेंगे। जीवन भर कितने समय से केवल वो समाज में गरीबी मिटाना है, बराबरी लाना है, शोषण मुक्त समाज बनाना है, इस तरह की बातें कर करके, हवाई बातें कर करके समाज को में देश फैलाते हैं और अपना जो है उसी में अय्यासी करते हैं। इस तरह से बहुत ही बड़ा नकारा वर्ग पल रहा है और वो कभी भी रोड ब्लॉक करेगा, कभी भी कुछ करेगा, मतलब अराजकता ऐसी फैलाएगा जिससे सामान्य मनुष्यों को लगे कि अरे सरकार तो फेल हो गई है, सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं, चलो हम इन्हीं को कुछ दे लेके अपना काम करें। तो ऐसे स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ये लोग फैले हुए। इन्होंने
अमेरिका जैसे मजबूत देश में पूरी तरह से अपना तंत्र फैला लिया है। और आज देखिए आपकी ट्रंप जैसे व्यक्ति को इन्होंने ब्लैक लाइव मैटर का एक झूठा बवंडर खड़ा करके चुनाव हरवा दिया। और इसी तरह से सरकारों पर दबाव बनाकर कि मुस्लिमों को शरण दी जाए, मानवता की बात की जाए, ऐसी बातें कर करके उन देशों में बड़ी संख्या में वहां की डेमोग्राफी को चेंज करवा दिया। और आज जो है वो इनके बड़े प्रेशर ग्रुप के रूप में है। आज अगर भारत की हम बात करें तो लगभग 6 करोड़ घुसपैठी वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। और निश्चित तौर पर वो घुसपैठी जो है जैसे हम दिल्ली में देखते हैं या कहीं भी, तो उनको बसाने से लेके उनको मजदूरी में लगाने तक में उसमें पूरा वामपंथी तंत्र काम करता है। इन्हीं के लोग, उनको अगर 20,000 रुपए तनख्वाह मिल रही तो 5,000 रुपए महीने उनको दिया जाएगा। और ऐसे करके वो उन्हीं मजदूरों के बल पर पल रहे हैं। उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो उनकी एक बड़ी ताकत है। और आज जो है उनको भी कुछ मांगे मनवाना है, उसी के आधार पर नेता बन रहे हैं। ऐसे तमाम स्थानीय स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक में एक बड़ा व्यापक तंत्र जो है इन्होंने खड़ा किया हुआ है। और उसमें अगर ये कठोर शब्दों का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि जिससे एक तरह से उनकी ताकत का आभास समाज के अन्य लोगों को हो सके, जिससे कुछ लोग डर के उनके साथ आ जाएं। और जब डर के साथ आ जाएंगे तो जो आज चौथा स्तंभ है, जहां पर अभी राष्ट्रवादियों ने थोड़ी सी पकड़ बनाई है और मोदी जी, योगी जी ऐसे कुछ लोग जो है ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो सनातन के लिए कुछ काम करते हुए दिख रहे हों। बहुत बड़े स्तर पर प्राइवेट चैनलों में और दूसरी जगहों के द्वारा एक सामाजिक जागरण का वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और लोग अपने परंपरागत मूल्यों में आ रहे हैं, स्थानीय स्तर पर मंदिरों में जा रहे हैं, हवन करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को अपने स्तर से सकारात्मक ढंग से दिशा देने में स्थानीय स्तर से लेकर बड़े स्तर तक स्वदेशी का काम कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे स्टार्टअप वो शुरू हो रहे हैं। उनसे ये सारे लोग घबराए हुए हैं और इनको लगता है कि इनके हाथ से बाजी निकल ना जाए, इसलिए 2024 के लिए ये सारे जितने बिच्छू, सांप, छछूंदर सब हैं वो एक जगह इकट्ठे हैं। और सिर्फ इनका, अगर वो कहते हैं कि मोदी का विरोध करते हैं, उनका उद्देश्य भारत का विरोध करना है। अगर वो कहते हैं हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं तो उनको संपूर्ण भारतीय अस्मिता को नष्ट करने के लिए वो बात है। इसलिए वो भले छोटे नाम लेते हैं, छोटे स्तर का समूह की बात करते हैं कि हम इनके विरोध में हैं, लेकिन दरअसल वो संपूर्ण भारत के विरोध में है। ऐसे हमको समझना पड़ेगा। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो या आपका कुछ विषय हो तो रख सकते हैं। ये लोग उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद खड़ा करना चाहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, उत्तर, ये विवाद इतना ही नहीं है। उत्तर बनाम दक्षिण, पंजाब बनाम गैर पंजाब, नॉर्थ ईस्ट बनाम शेष भारत, इस तरह का भी विवाद खड़ा करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनको समझाएंगे कि क्या कहते हैं, आपके रिसोर्स पर उत्तर भारत पल रहा है, इस तरह से। तो जिसको कहते हैं वामपंथी टेक्निक ही है कि स्मॉल आइडेंटिटी को उभारना और जो लार्जर आइडेंटिटी है उसको नहीं उभरने देना। अब भाई कांग्रेस बिहार में बोले उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद तो नहीं बोलेगी, वो वहां पर दूसरा बात करेगी, यहाँ दूसरी बात करेगी, वहां उनका एलाइज दूसरी बात करेगा। तो ये इस तरह से इससे ही पता लगता है कि भाई इनका नाम यूपीए था। जैसे कोई कंपनी अगर डिफॉल्टर हो जाती है, उससे बहुत लोगों का कर्जा खा लेती है, बहुत लोगों का पैसा दबा लेती है, तो सबसे पहला काम क्या करती है? अपना नाम बदलती है। ऐसे ही ये घबराहट में किया हुआ निर्णय है
और इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर घबराहट है। अब ये सब जो है अलग अलग किस्म के लोग जो अपना नाम इंडिया रख लिए, इंडिया रखने से और कुछ रख लेते। एक हमारे सतना में थे, तो उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था महान भारत। तो हम बोले कि चलो कम से कम आपके नाम में ही तो महान भारत है, आप हो पाओ जीवन में चाहे ना। ऐसे ही है। तो ये आर्य बनाम द्रविड़ का विवाद जो खड़ा किया गया, ये सब एक वो विवाद अब जानते ही हैं कि वो ऐतिहासिक दृष्टि से हर तरह से वो खत्म हो चुका है। लेकिन उस विवाद को, उस जो फॉल्ट लाइन थी उस पर बहुत सारा काम करके पेरियार ने काफी सारा ईसाइयों को लाभ पहुंचाया। और आज स्थिति क्या है, 60-70 साल से केवल करुणानिधि के परिवार की अय्यासी चल रही उस नाम पर। इसी प्रश्न आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो लंथनवाला, लालडेंगा जैसे कितने परिवार हैं जो एक एक परिवार हैं, इतने इतने लंबे समय से अय्यासी कर रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं और शेष भारत को गाली दे रहे हैं। महाराष्ट्र में तो शरद पवार का परिवार है, तो ऐसे ही एक एक परिवार है, लालू का परिवार है, ऐसे एक एक परिवार जो है। तो ये परिवार अपना पूरे स्टेट का नाम ले लेते हैं कि हम हैं दक्षिण भारत, ऐसा करके। जबकि आज दक्षिण भारत से ओरिजिनल वॉइस क्रिएट हो रही है, अन्ना मलाई जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, तो ये घबराहट फैल गई। जी दीपक जी। उत्तर भारत में लोग जनेऊ धारण करते हैं और हाँ दक्षिण में क्रॉस। हाँ क्या है इनकी राजनीति का चरित्र? हाँ, यही है यही है। वो तो क्या कहते हैं, जहां जैसा उनको क्या कहते हैं ढंग मिलता है वैसा रंग बना लेते हैं। तो ये इस तरह से ये करना, ये बिल्कुल इसी से पता चलता है, असली चरित्र पता चलता है। और चूंकि अब सोशल मीडिया और दूसरी चीजें बहुत प्रभावी हैं, इसलिए आप सहायक वाचन में पढ़ाकर किसी को बहुत लंबे समय तक महान बनाए नहीं रख सकते। क्योंकि भले मोदी सरकार के द्वारा ना किया गया हो, लेकिन राष्ट्रवादियों ने अपने प्रयास से बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारी जानकारी निकाल निकाल के उनको अकेले अपने मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है। और उनको कम से कम अभी सरकार से बिल्कुल सहयोग नहीं मिला, फिर भी कोर्ट में जाना, तरह तरह की बातें करना। तो एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा तंत्र धीरे धीरे मजबूत हो रहा है राष्ट्रवादियों का, स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक, कि वो इनके अंदर बहुत घबराहट फैल गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा करवाते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और दक्षिण में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सनातन खत्म करेंगे। इनका एजेंडा क्या है? एजेंडा इनका बिल्कुल क्लियर है। जैसे स्टालिन जो था, तो जब 1917 में क्रांति हुई, तो उसने कहा कि हमको जिसको जो वादा करना हो, हमको वो वादा कर देना चाहिए। जैसे आप अरविंद केजरीवाल को देखेंगे तो वो कुछ भी वादा करते हैं, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, कर देंगे कर देंगे। ये एक टेक्निक है, वामपंथी टेक्निक, कि एक बार हमको आप सत्ता दे दीजिए, फिर तो हम सब आपका वापस ले ही लेंगे। पर ये उसको वो कोई त्याज्य नहीं मानते हैं। इनके लिए ये है कि किसी भी तरह से, जैसे पहले कहा जाता था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ऐसा माओ से तुंग कहता था। आजकल कहा जाता है कि सत्ता की जो नली है बंदूक की, वो नरेटिव है। इस तरह के नए नए जहां आवश्यकता पड़े उस अनुसार नए तरह की वैरायटी, नए तरह का वर्जन, नए तरह का कलेवर पेश करिए। यही इसका एकमात्र, कहा जाता है कि इनका एकमात्र रूल है कि इनका कोई रूल नहीं। इसलिए आप जो एक सामान्य किस्म की नैतिकता या इस तरह की बातें, ये इन पर बिल्कुल लागू नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन भारत के सभी दर्शकों से आग्रह है कि इस में जो विषय आते हैं उनमें अपना कमेंट दें, अपनी राय रखें, और जिससे हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है स्थानीय स्तर पर, और हम लोग जिससे और समृद्ध हो सके, अपना फोन नंबर भी दे सकें तो बहुत अच्छा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो लोग भी सुने तो हम आपके विचारों से लेकर और अपना आपके स्थान पर भी एक अपना तंत्र विकसित कर सकें। और हम लोग एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का, आप सबके आशीर्वाद से ये काम बढ़ सकता है। तो इसमें जो भी सुने उस पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।